नमस्कार। तो आज आपकी कथा नटी आई है अपने साथ ऋषिकेश सुलभ की कहानी कुसुम कथा लेकर के। आप सब जानते हैं कि भी हाल ही में ऋषिकेश सुलभ को अगेस सम्मान मिला है और इन्हें संगीत नाटक अकादमी भी सम्मान भी मिल चुका है। यानी कि ऋषिकेश सुलभ न केवल उपन्यास लिखते हैं दाता पीर की तरह, बल्कि वे कहानियाँ लिखते हैं, नाटक लिखते हैं और आलोचनाएं भी लिखते हैं। वो बेहद सामाजिक रूप से भी बहुत जागरूक और सक्रिय लेखक हैं। एक तरह से वे हमारे समाज को देखने वाले, समझने वाले, उसके बारे में लिखने वाले लेखक हैं। माला जी नमस्ते। ये जो कथा मैं लेकर आई हूँ कुसुम कथा, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें ना हर भाग एक चरित्र अपने बारे में कुछ, या उस स्थिति के बारे में, या उस चरित्र के बारे में, उस घटना के बारे में, जीवन के बारे में बताता चलता है। तो मैं उसको 1 मिनट का बीच में पॉज दूंगी और फिर वो कैरेक्टर आएगा सामने और अपनी बात कहेगी, है ना। कुसुम कथा ये है कहानी का शीर्षक और इसमें कैरेक्टर वाइज आपको कहानी सुननी है, इसलिए हर एक शब्द पर ध्यान देना है, पॉज पर ध्यान देना है जब एक कैरेक्टर से कहानी दूसरे कैरेक्टर की तरफ जाएगी और वो उस घटना को, उस चरित्र को, उस स्थिति को, उस पूरी के पूरी जो हालत हो गई उस पर बात करेंगे। तो तभी ये कहानी आपको पूरी तरह से आप इसको एप्रिशिएट कर पाएंगे और इसका आनंद ले सकेंगे। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, और बहुत दुख के साथ बता रही हूँ, ये बात तो बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि आप बहुत लोग, हजार लोग मेरे फेसबुक लाइव को देखते हैं, लेकिन ना तो वो पेज को लाइक करते हैं, ना फॉलो करते हैं और ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो कथा नटी सुमन केशरी चैनल पर ये कहानी जब मैं लगाऊंगी तो अगर आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उस पर कमेंट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मेरे फेसबुक पेज पर तो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और मेरे मैसेज बॉक्स में भी जाकर के अनेक बहुत सुंदर कमेंट मेरे पास आते हैं। तो चलिए सुनते हैं ऋषिकेश सुलभ की कहानी कुसुम कथा। और ये कहानी आप देखेंगे कि इसका लोकेल क्या है, यानी कि उसका क्षेत्र क्या है, समय क्या है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये कहानी लिखी गई है, जहाँ से शुरू हो रही है कहानी, जो पात्र मुझे कुसुम बता रही है, वो बोली मैं 25 वर्ष बाद लौटी हूँ। 16 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हुआ है, कुछ वर्ष बाद वो बम्बई गई है। तो समझ लीजिए कि ये कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो आज अगर जीवित हो और वो एक मनुष्य हो तो कम मेरी उम्र की होगी लगभग। ये कहानी जनपथ में 2006 में प्रकाशित हुई थी और अभी इस संकलन वसंत के हत्यारे में संकलित है ये कहानी। तो चलिए सुनते हैं कुसुम कथा। मैं लगभग 25 वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि पर लौटी हूँ। आना तो वे भी चाहते थे पर उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। व्यवसाय की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, मकड़ जाल की तरह फैली हुई। भाग दौड़, लेन देन, हिसाब किताब आदि तरह तरह के कामकाज से बुना हुआ मकड़ जाल। मैं तो आज तक इस रहस्य को समझ ही नहीं सकी कि वह कैसे इस मकड़ जाल के एक एक धागे को पहचानते हैं। हर धागे की शुरुआत से लेकर आखिरी सिरे तक उनकी नजर होती है। मजाल है कि कोई सिरा एक दूसरे से उलझ जाए और फिर सुलझे नहीं। हर हाल में चीजों को सुलझा लेना, हर हाल में चीजों को सुलझा लेना उनकी खासियत है। मेरे साथ ठीक इसको उलट होता है। मुझे तो सब उलझा हुआ ही लगता है। एक तो मैं उनसे कभी कुछ पूछती ही नहीं, और अगर कभी कुछ पूछ लिया तो वे हंसते हैं, कहते हैं जितना दिमाग तुम्हें समझाने में खर्च करूंगा उतने में तो मेरे 10 काम निपट जाएंगे, और तुम्हें समझने की कौन सी जरूरत है। उनका आना तय था।
बल्कि पिछले कुछ दिनों से वे बार बार यहाँ की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने ही आने का दिन तय किया। अपनी भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी के बीच इन दिनों जब उन्हें थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती, वह यहाँ की चर्चा करने लगते। मुंबई से पटना तक हवाई जहाज और पटना से किराए की कार लेकर देवघाट तक जाने का कार्यक्रम उन्होंने ही बनाया। उनका उत्साह देखते बनता था। मेरी इस शंका पर कि क्या इतने दिनों तक उनका मुंबई से बाहर रह पाना यानी यहाँ रह पाना संभव होगा, वे ठठा कर हंसे थे। यहाँ कम से कम 1 सप्ताह तक रुकने का कार्यक्रम था। उन्होंने वापसी का टिकट इसी हिसाब से कराया था। मेरे मन में यह चिंता बनी हुई थी कि यहाँ पहुंचकर कैसे रहना हो सकेगा, कहाँ रहना होगा, कौन कौन मिलेगा और किस हाल में मिलेगा, किसका व्यवहार कैसा होगा। पर उनके ऊपर इन चिंताओं का कोई असर नहीं था। उनका मन उत्साह से भरा हुआ था। पर ऐन वक्त सब कुछ उलट गया। वे नहीं आ सके। उन्हें एक बड़े बिजनेस डील के लिए विदेश जाना पड़ा। वे उदास दिखे थे। उन्होंने कहा था, इतने साल बाद सोचा जाने को तो। कोई संबंध यदि टूट जाए तो क्या उसके टूटने का दुख या अंत तक नहीं निक पाने का दुख उसे लिए तमाम उम्र रोना चाहिए। मैं जानती हूं कि यह दुविधा भरा सवाल नया नहीं है, पर इन दिनों मैं बार बार अपने आप से यही सवाल करती हूं। इंसान भी तो जीते जीते अचानक मर जाता है। ग्रहों, नक्षत्रों और हाथ की रेखाओं के सारे खेल धरे के धरे रह जाते हैं। उम्मीदें, सपने, आने वाले समय के लिए बुनी हुई तमाम इच्छाएं इंसान के मरने के साथ ही मर जाती हैं। बिना किसी हलचल के, कोई तर्क वितर्क किए बिना चुपके से सब कुछ निष्प्राण हो जाता है। अचानक रोशनी के बुझते ही तमाम आकृतियां जैसे पिघलकर बिना किसी आकार की स्याही में बदल जाती है। वैसे ही क्या संबंधों के साथ नहीं हो सकता? संबंधों का टूटना ऐसे ही होना चाहिए, मृत्यु की तरह। जैसे जीवन की वापसी की सारी उम्मीदों पर ताले जड़ती और चाबी को गहरे कुएं में डालती हुई आती है मृत्यु, वैसे ही समाप्त हो जाना चाहिए संबंधों को, यदि उन्हें समाप्त होना है तो। संबंधों के टूटने के बाद यदि जरा सा भी कुछ शेष रह जाता है तो वह ताउम्र दुख देता है। संबंधों के फिर से जीवित होने की आस टीस की तरह साथ साथ चलती है। संबंधों का टूटना मृत्यु की तरह हो, तभी इस टूटने को सही मायने में टूटना कहा जा सकता है। देवघाट से बंबई के लिए विदा होते हुए मैं अपने रिश्तों का बहुत सारा हिस्सा साथ लेती गई थी। हालांकि उनके अनुसार मैं कभी वापस नहीं आने के लिए गई थी, पर आज मैं देवघाट बंबई में रहते हुए 25 वर्षों तक जो टीस में पालती रही, उसकी लहलहाती फसल आज मैं काट रही हूं। है ना अजीब बात, और कुछ कुछ उलझी हुई भी। हाँ, बहुत कुछ उलझा हुआ है, पर मैं जानती हूं कि इसे एक दिन बहुत जल्दी सुलझ जाना है। बस निर्णय लेने की देर है। बस निर्णय लेने की देर है। अब ये दूसरा पात्र, नीलेश, कुसुम का भतीजा। कुसुम बुआ के आने के बाद घर में रौनक भर गई है। अपनी गृहस्थी में उलझी रहने वाली जिस दिदिया को 2-4 दिनों के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती थी, वह बुआ के आने की खबर सुनते ही देवघाट पहुंच गई। 2 पीढ़ियों की बेटियां एक साथ मायके में हैं। मेरे घर में उत्सव का माहौल है। बुआ तो अकेली आई हैं, पर दिदिया के दोनों बेटों की धमा चौकड़ी और गौरैया की तरफ खुदकती नन्ही सी बेटी की चहकन में पंडित
धूर्जटी पांडे का घर आंगन डूबा हुआ है। मैंने दिदिया को इस घर पर राज करते हुए बचपन से देखा है, पर आजकल वो बुआ की शागिर्दगी में लगी हुई है। उनके पीछे पीछे डोलती फिरती हैं। अम्मा और दिदिया दोनों इन दिनों बाबा की सेवा से मुक्त हैं। मेरे बाबा पंडित धूर्जटी पांडे चाहे जिसको आवाज दें, उनकी आवाज पर उन तक बुआ ही पहुंचती है। पंडित जी की पूजन सामग्री से लेकर भोजन स्नान तक की सारी व्यवस्था बुआ ने संभाल ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बाबा के 2 छोटे भाइयों के कुनबे यानी पट्टीदारों के साथ कुछ वर्षों से रिश्ते में जो ठंडापन आ गया था, देखते देखते आत्मीयता की उष्मा में भर गया है। बुआ की उपस्थिति ने कई जगह प्रभाव डाला है। मानो वर्षों से यह प्रयोगशाला कुसुम नामक रसायन की प्रतीक्षा में थी। जिस बुआ की उपस्थिति से यह हलचल मची है, उनके आने की खबर से पहले तक उनके नाम की चर्चा चलते ही एक सर्द चुप्पी छा जाती थी। मेरी अम्मा की आंखें देवघाट के किनारे किनारे बहने वाली सरयू की धारा की तरह उमड़ने लगती। मेरे बाबूजी पंडित रुद्रदेव पांडेय आगे की थाली सरकाकर उठ जाते और कई दिनों तक चुप चुप रहते, और बाबा की आंखों में क्रोध की लपटें और नेह की आर्द्रता दोनों एक साथ झलकते। हम दोनों यानी मैं और दिदिया अचानक बदले इस मौसम से भयभीत हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? यह प्रश्न हम दोनों को नींद में भी सताता। हमारे लिए हमारे बचपन का सबसे बड़ा रहस्य थी कुसुम बुआ। दिदिया और मैं जब दोनों साथ होते, बुआ के बारे में खूब सारी बातें करते। अपनी नासमझी के दायरे में ही सही, हम इस रहस्य को भेदने की कोशिशें करते। मैं तो कई बार पिटा भी हूं। बुआ को देखने, बुआ से मिलने, बुआ के यहाँ जाने की जिद करता और घर में तनाव भर जाता। बाबा और बाबूजी तो नहीं, पर अम्मा पीटती। अक्सर इस तनाव का अंत मेरी पिटाई में ही होता। दिदिया होशियार थी, वह ऐसी जिद नहीं करती। चाहती तो वह भी थी, पर चुप लगा जाती। उसने बुआ को देखा था। जब वो 5 साल की थी, तब बुआ यहाँ से गई थी। 5 साल की बच्ची को कितना कुछ याद रह सकता है भला। फिर भी उनके बारे में जो भी उसकी स्मृति थी, मुझे बताती और ज्ञान के बल पर मुझ पर रौब झाड़ा करती। जब हम दोनों बड़े हुए और धीरे धीरे कुछ बातें मालूम हुई, तो मुझे अजीब लगा। अभी यही बोल रहे हैं। मेरे बाबूजी के भोलेपन और भीतर ही भीतर घुटते रहकर सब कुछ सहते जाने की आदत ने भी स्थितियों को जटिल बनाया था। बाबूजी एक मंदिर में पुजारी हैं। लोग उन्हें रुद्रदेव पांडे नहीं, पुजारी जी कहकर बुलाते हैं। पिछली शताब्दी के शुरुआत में बने इस मंदिर में मेरी पिछली 3 पीढ़ियां पूजा करती आ रही हैं। अब बाबूजी को इस बात की चिंता घुन की तरह खाई जा रही है कि उनके बाद क्या होगा। वह स्वयं भी नहीं चाहते कि मैं पुजारी बनूं, पर मामला 5 बीघा खेती का है। यह जमीन पुजारी की जीविका और मंदिर की देखभाल के लिए दान में मिली है। मेरे गांव में ही एक कायस्थ परिवार ने यह मंदिर बनवाया था और जमीन दान में दे दी थी। वे लोग अब गांव में नहीं रहते, शहर में बस गए। इसी 5 बीघे की खेती के बल पर मेरे परिवार का भरण पोषण होता रहा है। प्रणाम प्रणाम भैया, आप आज सुन रहे हैं अपनी कहानी। ये मेरे लिए बहुत बहुत संतोष और सचमुच प्रसन्नता की बात है। नमस्कार। मैंने इसी साल बीए किया है। मास्टर बनने की कोशिश में हूँ। बाबा चाहते हैं कि मैं देवघाट में ही रहूं, यहीं बच्चों को पढ़ाऊं और उनकी मृत्यु से पहले
मंदिर में पूजा पाठ का काम संभाल लूं। कुसुम बुआ की बात करते करते मैं कौन सी कथा कहने लगा। अपनी इस आदत से मैं बहुत परेशान हूं। बात कहीं से शुरू करता हूं और कहीं खत्म। सिलसिलेवार बातों को रखने की कला ही नहीं सीख पाया। हाँ, दिदिया को यह कला खूब आती है। उसने देवघाट में अनुपस्थित बुआ के 25 वर्षों को अपनी बातों से पाट दिया है। बुआ जिस किसी के बारे में जिज्ञासा करती है, दिदिया उसके बारे में विस्तार से बताती है। मसलन किसकी मौत कब हुई, किसको कितने बच्चे हैं, किसकी शादी कब और कहाँ हुई, यहाँ तक कि किसकी बहू के मायके से विदाई के समय क्या आया और किसने अपनी बेटी की शादी में क्या क्या किया। बुआ की तमाम उत्सुकताओं को शांत करने में लगी है दिदिया। वह एक भी ब्यौरा छूटने नहीं देती और बुआ है कि देवघाट की दिवंगत आत्माओं से लेकर नवजात शिशुओं तक का विवरण जानने के लिए उत्सुक है। बुआ बता रही थी कि बंबई में रहते हुए भी वह देवघाट की चारों दिशाओं में बसे ग्राम देवताओं जोगी बाबा, आशा बाबा, ब्रह्म बाबा और सती माई की सुमरती रही हैं। जोगी बाबा तो सफेद चोगा पहने उनके सपनों में आते रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ अपने बारे में। जब से बुआ आई हैं, जाने क्यों मुझे लगता है कि मेरे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। अब ये है दिदिया, वो बताएंगे। बुआ के आने की खबर मिलते ही मैं भागती हुई देवघाट पहुंची। हालांकि दम मारने की भी फुर्सत नहीं थी मेरे पास। एक तो खेती किसानी वाले घर में फुर्सत निकाल पाना वैसे ही मुश्किल होता है, और ऊपर से चैत बैसाख, इन महीनों में रबी फसल की कटनी दौनी की अफरा तफरी मची होती है। मेरे घर के लोग पुरोहिताई नहीं करते। हम लोग अपने गांव में बड़े खेतीहर हैं। मेरे ससुर पंडित गजानन चौबे इलाके के मातबर लोगों में हैं। इस बदले हुए जमाने में भी उनका रौब दाब है। मेरे पति इकलौते हैं। दरवाजे पर जीप है, ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, पंपिंग सेट है, एक जोड़ी बैल भी है, भैंस है, जर्सी गाय है, कलमी आमों और शाही लीची के पेड़ों का अपना बगीचा है हमारा। दूध, दही, अन्न, फल से भरा पूरा है मेरा घर। पूरे जवार में मेरे परिवार और पट्टीदारों की धाक है। देवघाट के लोग कहते हैं कि भगवान सबकी बेटी को पुजारी जी की बेटी जैसा भाग्य दे। शिव शिव, नजर ना लगे मुझे। लोग तो कहते ही रहते हैं। और मेरा घर भी बचा रहे इनकी खराब दृष्टि से। मेरे ससुर ने मुझे फाल्गुनी शिवरात्रि के दिन मेहदार के मेले में देखा था। मैं अम्मा जी के साथ शिव जी को जल चढ़ाने गई थी। बाबा, बाबूजी और नीलेश भी साथ थे। मैं मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी। बाबा का कहना था कि यह संयोग है कि परीक्षा से पहले शिवरात्रि की तिथि है। मुझे शिव जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा हुई तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। मैं ठीक परीक्षा से पहले कहीं जाने को तैयार नहीं थी, पर भाग्य में लिखा था शिव का वरदान पाना, सो चली गई। परीक्षा और रिजल्ट से पहले ना वर मिल गया। चौबे जी ने मुझे देखा और पता लगवाया। जब उन्हें पता चला कि मैं देवघाट के पंडित धूर्जटी पांडेय की पोती हूं, तो बाबूजी को संदेश भिजवाया। विवाह तय हुआ तो सपने की तरह लग रहा था सब कुछ। बाबूजी तो दोनों हाथ जोड़ के चौबे जी के सामने खड़े हो गए थे कि आपके घर के योग्य नहीं हैं हम। पर मेरे ससुर ने भरोसा दिलाया कि संबंध में हैसियत नहीं देखी जाती, यह तो लड़के लड़की के भाग्य का खेल है। और मैं चैनपुर के चौबे कुल की बहू बन गई। मेरा रिजल्ट आने से पहले ही मेरा विवाह हो गया। उन दिनों ये बीए कर रहे थे, सिवान के कॉलेज में पढ़ते थे, और कॉलेज से लौटने पर मेरे लिए अब क्या
मैं भी कौन सी पिटारी खोल बैठी। कुछ दिनों बाद चुनचुन आया, फिर चुनमुन पैदा हुआ। इनको बेटी की साथ थी, सो 2 साल पहले चुन्नी हो गई। इन्होंने हमेशा मुझे मान दिया है, गरीब के घर की बेटी मानकर कभी ओछा नहीं किया। मेरे मायके को लेकर कभी आनी बानी नहीं बोलते और नीलेश की पढ़ाई में भी हमेशा मदद करते रहे हैं। जब जितना चाहूं, जो चाहूं बिना पूछे देवघाट भेज सकती हूँ। लीख को लाख कर दो या लाख को लीख, इनका मन कभी मलिन नहीं होता। शुरू में बुआ के बारे में इन्होंने भी कई बार पूछा, क्या बताती मैं, चुप रहती या टाल जाती, पर कोई बात भला छिपती है। कुछ दिनों बाद इन्हें मालूम हो गया, पर इन्होंने इस बात को कभी मुझसे चर्चा नहीं की। एक बार जब मैंने पूछा तो कहने लगे कि पैबंद का सीवन उधड़ने से कपड़ा किसी काम का नहीं रहता और शरीर भी नंगा हो जाता है। सच है यही बात तो लोग नहीं समझते। इस बात को ना बाबा समझे और ना बाबूजी। जो होना था सो हो गया, इसमें भला बुआ का क्या दोष। मैं 5 साल की थी तो बुआ बंबई चली गई। मैं 30 की होने जा रही हूँ। 14 साल पूरे होंगे मेरी शादी के। 3 बच्चों की माँ हूं मैं। बड़ी आस थी कि मेरे ब्याह में बुआ आएंगी ही, पर बुआ नहीं आई। बाद में पता चला कि मेरी माँ के बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी बाबा नेवता भेजने को तैयार नहीं हुए। अब दीदिया और नीलेश की माँ और हमारी जो बुआ है कुसुम, उनकी भाभी, वे अपनी बात कहेंगी। कुसुम बुबनी के आने के बाद मेरा मन थिर हुआ है। इतने सालों तक कुम्हार के चाक पर रखी गीली माटी की तरह चक्कर काटते काटते मैं थक चुकी थी। अब थोड़ा आराम मिला है, मन को चैन भी हुआ है। इन सालों में शायद ही कोई रात रही होगी जब बिना रोए सुबह के मेरी आंख लगी हो। खुशी के ढेरों अवसर आए, पर कुसुम बुबनी को लेकर मेरे मन में टीस बनी रही। मैंने कुसुम को ननद नहीं, अपनी सहेली की तरह प्यार किया है। जब मैं ब्याह कर आई तो कुसुम के लिए वर खोजा जा रहा था। हम दोनों की उम्र में 2-3 साल का ही फासला है। अब मेरी सास मर चुकी थी, कुसुम ही घर संभालती थी। हम दोनों सखियों की तरह इस घर में डोलती फिरती। और कुसुम ने ब्याह के साल ही प्राइवेट से मैट्रिक की परीक्षा पास की। बड़ी होनहार रही है वह। उन दिनों हमारे घरों में लड़कियों का पढ़ना लिखना एक संयोग ही था, पढ़ाने का चलन ही नहीं था। बहुत जोर घटाकर मैं सिर्फ चिट्ठी बांचना भर सीख सकी। मेरे ससुर पंडित धूर्जटी पांडे के विरोध के बावजूद मेरे पति अपनी बहन को परीक्षा दिलवाने ले गए थे। मैट्रिक का इम्तिहान दिया था उन्होंने। कुसुम की जो छोटी बहन कुमुद कुसुम से छोटी थी, 2 साल छोटी। कुमुद के बारे में बातें करते हुए होठ ही नहीं खुलते, मन कांपता है, पर बात तो करनी ही होगी। सबसे अलग थी कुमुद। अरे कैसी सुंदर, चैत की पुरवाई की तरह चंचल, सिलाई कढ़ाई और गीत गवनई में हुनरमंद। अब मैं सोचती हूँ कुसुम से मेरे अपनेपन ने, मेरी निकटता ने अनजाने ही कुमुद के मन में मेरे और कुसुम के लिए घृणा के बीज बो दिए होंगे। मेरे लाड़ दुलार को उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया। कुसुम से भी वह दूर होने लगी, चुप रहती, बोलती नहीं। 1,00,000 चाहने के बावजूद वह मेरे निकट नहीं हो सकी।
शायद उसे लगता रहा कि मैंने उसकी दिदिया को उससे छीन लिया है। अब हम लोगों की तो उम्र में ज्यादा फासला नहीं था ना, वो ज्यादा छोटी पड़ जाती थी कुमुद। जो भी हो, मैं तो इसे अपनी ही भूल मानती हूँ। हालांकि मैंने कभी दोनों में भेदभाव नहीं किया, उसे भी छोटी बहन की तरह ही प्यार किया। पर मेरे भीतर यह कसक है कि कुसुम से मेरे अपनापे ने मुझे उससे दूर कर दिया, कुसुम से दूर किया, और वह भीतर ही भीतर बदलती चली गई। कब बदली पता ही नहीं चला। कुसुम का ब्याह हुआ। पाहुन पढ़े लिखे थे, जायदाद नहीं थी, हम लोगों जैसा ही पुरोहितों का परिवार था। कुसुम ससुराल गई, विदा होकर लौटी, सब कुछ ठीक था। ससुराल में संपन्नता नहीं होने के बावजूद कुसुम प्रसन्न थी। कुसुम के आने के बाद पाहुन का देवघाट आना जाना शुरू हुआ। कुसुम की विदाई की बात चली तो पाहुन ने मना कर दिया। वे चाहते थे कि कुसुम तब तक देवघाट में ही रहे जब तक वह कोई नौकरी नहीं कर लेते या अपना कोई व्यवसाय नहीं शुरू कर देते। इस बीच मैं मां बन गई थी। पाहुन का आना जाना लगा रहा। वह आते, कुछ दिन रुकते, फिर अपने गांव चले जाते। कुसुम की विदाई को लेकर के फुसफुसाहटें होने लगी थी। लोग अपने अपने ढंग से बातें करने लगे और दिन गुजरते रहे। और एक दिन वज्र टूट गया। हरे राम, पूरा का पूरा आसमान हमारे घर के ऊपर औंधे मुंह आ गिरा। विपत्ति के काले बादलों ने ऐसे ढका कि आज तक अंधेरा पसरा हुआ है। बहुत छटपटाई थी कुमुद। जामुन की तरह काले हो गए थे उसके होंठ और सारी देह नीली पड़ गई थी। इससे पहले कि कोई समझे बूझे चली गई हमारी कुमुद। सुबह का समय था। जाड़े की सुबह को अपनी मौत की आस से पिघलाकर पानी पानी कर गई हमारी कुमुद। रोने के लिए समय ही नहीं दिया। आनंद फानन में कुमुद का दाह संस्कार हुआ। इस बुरी घड़ी में पट्टीदारों ने साथ दिया। कुमुद की अकाल मृत्यु ने सबको सकते में डाल दिया। कुल की मर्यादा ढकने छिपाने में लगे थे सारे लोग, पर कलंक छिपता है भला। जब चंद्रमा का कलंक नहीं छिपा तो कहिए। अरे मैं ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी। बड़ी बौझाई थी मैं। मुझे ही तो सब संभालना था। मुझे ही अपनी आंखें खोलकर अपनी गृहस्थी को, अपने घर बार को देखना था, अपने परिजनों की देख रेख करनी थी। मैं नहीं कर सकी यह। और कुसुम को तो काट मार गया, पत्थर बन गई वह। उस दिन जो कुम्हलाई कुसुम, सो आज तक उसके चेहरे पर चमक नहीं देख सका कोई। उसका तो सब कुछ उजड़ गया। पूरा जीवन ही जड़ से उखड़कर इस तूफान में उड़ गया। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर क्या कहूँ। और अब सब कहना सुनना बेकार है। अब मेरी समझ में आया कि मुसीबतों से जूझने के लिए ढीठ रीढ़ चाहिए, और मुझ जैसी औरतों की रीढ़ तो जन्मते ही सौरी घर में ही तोड़ दी जाती है। अब हम रीढ़ विहीन हुए। कहा गए। सुनिए कुसुम क्या कहती है। मैंने अब तक जो कुछ कहा है उसमें बहुत सारा झूठ शामिल है। अब कोई पूछे कि झूठ क्यों,
तो झूठ इसलिए कि मुझे झूठ की छाया में जीने की मुझे झूठ की छाया में जीने की आदत पड़ चुकी है। सच जब रौरव नरक की आग में जलाए तो सांस लेने के लिए झूठ की छाया में जाना पड़ता है। इसे वही समझ सकता है जिसे बिना किसी अपराध के दंड भोगना पड़े। मेरा यह तर्क बेकार और वाहियात हो सकता है, पर यह सच है कि आंधी में दिया बाती की तरह टिमटिमाती रही हूं मैं। मुझे जबरन ससुराल भेजा गया। मुझे विदा कराने कोई नहीं आया था। भौजी और भैया ने मौन साध लिया। बाबूजी इस बात पर राजी नहीं थे कि मैं देवघाट में रहूं। वे नहीं चाहते थे कि पहाड़ सा मेरा जीवन उनकी छाती पर बोझ बना रहे। उन्हें मेरी नहीं, गांव जवार कुल खानदान की चिंता थी। वह सब कुछ को भाग्य का खेल मानते रहे। उन्होंने साफ साफ कहा था, जीवन भर अपनी ब्याहता बेटी को अपने घर रखकर दुनिया को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, किसके किसके सवालों के जवाब देता रहूंगा। भैया मुझे मेरी ससुराल छोड़ रहे। यदुनाथ दुबे बंबई में थे। साल भर बाद वह गांव लौटे तो मुझे साथ लेकर बंबई गए। मैं पति के साथ परदेश पहुंची। देसी कट्टों से भरा एक बक्सा भी मेरे साथ साथ बंबई आया था। इन्हीं कट्टों को बेचकर यदुनाथ दुबे ने अपना व्यवसाय शुरू किया। शराब, मटका, हथियार, फिल्मों में एक्स्ट्रा डांसरों की सप्लाई जैसे कई धंधों से गुजरते हुए एक बड़े व्यवसाय की नींव पड़ी। बंबई के एक उपनगर में बंगला, गाड़ियां, बड़ा सा दफ्तर और लाखों लाख का लेन देन। इसी बीच एक कमसिन औरत को ले आया यदुनाथ दुबे। अब मुझ जैसी नौकरानी के साथ पूरा जीवन तो वह काट नहीं सकता था। एक खूबसूरत बीबी के बिना बड़े लोगों का संसार अधूरा होता है। अंग्रेजी बोलने वाली इस खूबसूरत औरत ने देखते देखते दुबे के संसार को वैभव से भर दिया। वह दुबे के साथ शराब पीती, पार्टियों में जाती, व्यवसाय के हित में लोगों को फांसती। मैंने बंबई पहुंचते ही साफ साफ दुबे से कह दिया था कि मैं रोटी बना सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, तुम्हारा शरीर थक जाए तो मुंह मूत साफ कर सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ सो नहीं सकती। मेरी देह और मेरा मन पाने का अधिकार तुम खो चुके हो। तुमने मेरी कुमुद की देह को नष्ट किया है। तुमने उसकी निर्मल देह को वासना की आग में झोंका है। उसकी नासमझ उम्र और भोले मन को नरक की आग में जलाया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। यदुनाथ दुबे को मेरी देह की जरूरत भी नहीं थी। वह बंबई के बाजार का खिलाड़ी बन चुका था। उसके लिए कदम कदम पर देह बिछी हुई थी। जब वह अपने लिए नई औरत ढूंढ कर लाया तो न उससे कोई झिझक थी और न ही मुझे कोई चिंता। वह ताकतवर औरत थी। उसने सब कुछ देखते देखते हासिल कर लिया। हाँ, मुझे लेकर वह निर्विकार थी। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा और मैं बंगले के पिछले हिस्से में रहने लगी। दुबे की पाप की कमाई से अन्न खाकर प्राण रक्षा का पाप करती रही। यह जरूर हुआ। मैंने झूठ कहा कि वे यहां आना चाहते थे। मैंने यदुनाथ दुबे नाम के इस राक्षस को कुमुद की मौत के बाद कभी आप कह करके नहीं पुकारा। न तो उसे यहां आना था और न ही वह यहां आना चाहता था। उसके व्यवसाय, उसके धन, उसके हुनर से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने उसे सिर्फ इतना भर कहा था कि मैं देवघाट जा रही हूं। वह पल भर के लिए अचंभित हुआ था। मुझे सिर से पांव तक देखा और मुस्कुरा उठा था। जहर बुझी मुस्कान थी वह। मैंने शुरुआत में जो कुछ कहा है कि वे आना चाहते हैं, उन्होंने टिकट खरीदा, वे टैक्सी से यहाँ तक आएंगे, वहां तक,
यह सब मेरी कल्पनाएं हैं। क्या करती मैं? 25 साल में ढेरों कल्पनाएं करती रही हूँ। इन कल्पनाओं को सुनाने बैठूं तो कई युग निकल जाएंगे। इन्हीं कल्पनाओं के सहारे बेमतलब जीवित रही हूँ। इन्हीं कल्पनाओं से, इस छूट से मुक्त होकर अब जीना चाहती हूँ मैं। यह भोंदू सा दिखने वाला नीलेश ही वह देवदूत है जिसने मेरी मुक्ति की राह खोल दी है। मेरा भतीजा नीलेश। वह रेलवे की नौकरी का इंटरव्यू देने बंबई पहुंचा। मेरे ससुराल के गांव जाकर बंबई का पता लिया और एक दिन मेरे सामने खड़ा हो गया। उसी ने बताया कि बाबा सारी रात अकेले में रोते हैं। बाबूजी और अम्मा की भीगी हुई आंखों से हर रोज आंसू बनकर आप टपकती हैं। मेरी दीदिया आपके बारे में ढेरों प्यारे प्यारे किस्से कर सुनाती रहती है। और बुआ, मैं आपको विदा कराने आया हूं, साथ ही लेकर जाऊंगा। आ गई हूं मैं देवघाट वापस। मैंने देवघाट से वापस मुंबई नहीं जाने का निर्णय लिया है। मेरे बाबूजी पंडित धूर्जटी पांडे भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी वापस जाए। मैं भी दुबई से अपने संबंध पर मृत्यु की तरह ताला जड़कर और चाबी समुद्र में फेंक कर आई। मैं अब देवघाट में ही रहूंगी, वापस नहीं जाऊंगी। मेरे संबंधों की मृत्यु हो चुकी है। कैसी लगी कहानी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को लाइक करें।